हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। विद्यालय शिक्षा विभाग हरियाणा के एजुसेट टेलीकास्ट के आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 में विज्ञान के विषय से संबंधित पाठ 5 जीवन की मौलिक इकाई यानी कोशिका के विषय में चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, यह अति महत्वपूर्ण पाठ है, इसीलिए आप ध्यानपूर्वक इस पाठ को सुने और समझें। तो आइए शुरू करते हैं। पाठ 5 जीवन की मौलिक इकाई। प्यारे बच्चों, जीवन की मौलिक इकाई यानी कोशिका, इसके विषय में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। आज जो हम सीखने वाले हैं वह होगा कि यह कोशिका किससे बनी होती है। जीवन का निर्माण करने वाली इस कोशिका के कौन कौन से घटक होते हैं जो मिलकर के कोशिका का निर्माण करते हैं। कोशिका की संरचनात्मक संगठन क्या होता है। यह दो प्रश्न हैं जिनके विषय में आज हम चर्चा करेंगे कि कोशिका के संरचनात्मक संगठन क्या क्या है, ऐसे कौन से गुण हैं जो किसी भी कोशिका में पाए जाते हैं। प्यारे बच्चों, ऐसे 3 गुण होते हैं। पहला जो किसी भी कोशिका के पास होगा वह होगा कोशिका की झिल्ली, जिसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। दूसरा जो मुख्य गुण है वह होता है केंद्रक, यानी न्यूक्लियस, जो लगभग कोशिका के मध्य में स्थित होता है। और तीसरा जो मुख्य गुण होता है, जो संरचनात्मक संगठन होता है, वह होता है कोशिका द्रव्य, यानी साइटोप्लाज्म हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं। यह 3 मुख्य संरचनात्मक संगठन होते हैं, गुण होते हैं किसी भी कोशिका के, जिनसे कोशिका का मूलभूत जो ढांचा है वह बनके तैयार होता है और सभी जो कार्य होते हैं वह इन तीनों से संपन्न किए जाते हैं। ऐसे और बहुत सारे अंग होते हैं कोशिका के अंदर जो पाए जाते हैं लगभग प्रत्येक कोशिका में, और उन सभी को हम बोलते हैं कोशिकांग। क्या बोलेंगे? कोशिकांग, यानी कोशिका के अंग जो मिलकर के कोशिका के संरचनात्मक संगठन को तैयार करते हैं, उन्हें हम कहते हैं। इसके बाद बच्चों अब हम सीखेंगे कोशिका के अति महत्वपूर्ण संगठन कोशिका झिल्ली के विषय में। कि कोशिका झिल्ली क्या होती है, इसके क्या कार्य हैं और क्यों यह कोशिका के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। प्यारे बच्चों, आपको कक्षा 8 में कोशिका का बनाया हुआ चित्र ध्यान होगा, जिसमें हम सबसे पहले इस प्रकार से एक बाहरी परत बनाते थे और यह परत क्या तय कर देती थी कि यह जो है ये इस कोशिका की एक परिधि है, एक सीमा है। इस परत का यह फायदा है कि यह बाहरी पर्यावरण से कोशिका के सभी संगठन कोशिकांग को अलग कर देती है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या हुई? कोशिका झिल्ली कोशिका की बाहरी परत है
दूसरी जो बात होती है वह यह होती है कि ये जो कोशिका झिल्ली होती है ये कुछ पदार्थों को अंदर और बाहर आने देती है। यह इसका दूसरा विशेष गुण है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो इस कोशिका झिल्ली से अंदर आ सकते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो इससे बाहर जा सकते हैं। साथ ही यह बहुत से पदार्थों को बाहर निकलने से रोकती है। जो इसके कोशिकांग होते हैं या अन्य जो संगठन होते हैं उसको यह कोशिका के अंदर ही रखती है। तो यह अन्य पदार्थों की गति को रोकती है। कौन रोकती है? शाबाश, कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन अन्य पदार्थों की गति को रोकती है। आप देखेंगे क्या कहा हमने कि कुछ को तो यह अलाउ कर देती है, एंट्री इनकी परमिट होती है, अंदर आने दे सकती है, बाहर जाने दे सकती है, और कुछ पदार्थों की गति को यह रोक देती है। और कोशिका के इन्हीं गुणों की वजह से हम कोशिका को एक विशेष झिल्ली होने का नाम देते हैं और यह झिल्ली हम क्या कहते हैं? कोशिका को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। बेटा इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट लिखेंगे क्योंकि यह जो क्वेश्चन है आपसे आने वाले जो आपके टेस्ट होंगे, पेपर होंगे, उनमें पूछा भी जाएगा और आपकी नॉलेज के लिए भी ये अत्यंत आवश्यक है कि वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं। वर्णात्मक माने सिलेक्टिवली परमिएबल और झिल्ली माने मेम्ब्रेन। कुछ सिलेक्टिव पार्टिकल्स को, पदार्थों को ही ये परमिट करती है अपनी इस मेम्ब्रेन से एंटर करने के लिए या एग्जिट करने के लिए। सभी पदार्थ ना तो अंदर जा सकते हैं और ना सभी बाहर आ सकते हैं और यही कारण है कि हम इसको वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। यह कैसे होता है? किस प्रकार से जो पदार्थ हैं वह कोशिका के अंदर आ सकते हैं और बाहर जा सकते हैं? ऐसी कौन सी प्रक्रिया है और किस प्रकार से कोशिका झिल्ली चुनाव करती है कि यह पदार्थ कोशिका के अंदर आ सकता है या नहीं आ सकता, और कैसे वो तय करेगी कि अब जो है पदार्थ कोशिका से बाहर नहीं जा सकते और अब जा सकते हैं? अब बच्चों अपना अगला जो महत्वपूर्ण विषय है, सोचने की बात है, वह यह है कि किस प्रकार से कोशिका में पदार्थों की गति होती है। वह कौन सी विधि है जिसके तहत पदार्थ कोशिका के अंदर और बाहर मूवमेंट कर पाते हैं? बच्चों आप कोशिका झिल्ली को कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली या कहीं पर भी विसरण के द्वारा गति करते हैं। जो विसरण यानी डिफ्यूजन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है? आप याद कीजिए, किसी भी एक कोशिका, जब इस कोशिका के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाती है, यानी
यह जो कोशिका है इसके अंदर का पर्यावरण कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा से उच्च रूप से सांद्रित हो जाता है। तो यह कार्बन डाइऑक्साइड अंदर से बाहर की तरफ गति करती है। इसी दौरान जब अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक है तो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और बाहर ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। तो इस वजह से उच्च से निम्न की तरफ ऑक्सीजन जो है गति करती है। तो यह जो प्रक्रिया हुई उच्च से मंद या निम्न की तरफ गति, इससे किसी भी कोशिका और जो बाहरी पर्यावरण है इसमें गैसों का आदान प्रदान संभव हो पाता है। डिफ्यूजन की प्रक्रिया के कारण बाहरी पर्यावरण और कोशिका के मध्य जो गैसों का आदान प्रदान है वह संभव हो जाता है। तो यह जो प्रक्रिया है विसरण की, यह अति महत्वपूर्ण है हमारी कोशिकाओं के लिए, और केवल कोशिकाओं के लिए नहीं, इसी प्रक्रिया के कारण हम सभी श्वास भी ले पाते हैं। बच्चों, केवल गैस ही नहीं, जल भी कोशिका के आने जाने में केवल गैस ही नहीं, जल भी विसरण के नियमों का पालन करता है। और जब जल किसी वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली के अंदर बाहर गति करता है तो इस प्रकार की प्रक्रिया को हम एक और नाम देते हैं और वह कहलाता है परासरण। क्या कहलाएगा? परासरण, यानी इंग्लिश में हम इसे ऑस्मोसिस कहते हैं। ऑस्मोसिस या परासरण विसरण के जैसी ही प्रक्रिया होती है। यह एक विशिष्ट रूप है डिफ्यूजन या विसरण का, लेकिन क्योंकि यह जल के अणुओं की गति होती है किसी वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली के आर पार, इसीलिए हम इस प्रक्रिया को परासरण या ऑस्मोसिस कहते हैं। प्यारे बच्चों, बहुत सारे ऐसे परासरण की प्रक्रिया के लिए जब आप किसी भी कोशिका को परासरण की प्रक्रिया के लिए किसी प्रकार के विलयन में रखते हैं, किसी भी विलयन में रखते हैं, तो उस विलयन की सांद्रता के आधार पर, किसकी? विलयन की सांद्रता के आधार पर यह जो कोशिका होती है वह प्रतिक्रिया करती है। और सांद्रता के आधार पर हम किसी विलयन को तीन रूप से, जैसे अल्प परासरण, दाबी विलयन, दूसरा हो सकता है समपरासारी विलयन, और तीसरा प्रकार का विलयन हो सकता है अति परासरण दाबी विलयन। इन सभी को, तीनों को हम किस आधार पर बनाते हैं? उसके अंदर सांद्रता कितनी है। जैसा कि नाम से ही यहां आप समझ सकते हैं, किसी भी विलयन में किसी भी विलयन के अंदर अगर सांद्रता कम है, शक्कर की, नमक की या किसी भी और प्रकार के पदार्थ की, तो वह जो विलयन होगा
उसको हम कहेंगे अल्प परासरणदाबी विलयन। और अगर समपरासारी किसे कहेंगे, जहां पर बराबर है, कोशिका के अंदर भी और कोशिका के बाहर भी जो सांद्रता है वह बराबर है, तो वो कहलाएगा समपरासारी विलयन। और यदि कोशिका के अंदर और कोशिका के बाहर, तो बाहर वाले विलयन में यदि सांद्रता अधिक है तो वह कहलाएगा अति परासरणदाबी विलयन। बच्चों, इन सभी विलयन का और इन विलयन की सांद्रता का कोशिका पर क्या प्रभाव होता है, इसके लिए चलिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। बच्चों, परासरण की विधि किस प्रकार से होती है, इसके लिए हम यह क्रियाकलाप करेंगे। और इस क्रियाकलाप में हम लेंगे ये कुछ किशमिश। किशमिश की जो बाहरी परत है वह किस प्रकार से जल को अपने अंदर आने देती है, ये हम इस क्रियाकलाप से देखेंगे। और परासरण का क्या प्रभाव होता है और किस प्रकार से अलग अलग विलयन में परासरण होता है, उसका क्या प्रभाव होता है, जल किस प्रकार से अंदर जाता है या कौन सा पदार्थ कोशिका से बाहर आता है, यह हम इस क्रियाकलाप से सीखेंगे। इस क्रियाकलाप को करने के लिए अभी हमने यहाँ पे केवल जल लिया है, इसके अंदर अभी और कुछ भी चीज नहीं मिली हुई है। तो हम क्या करेंगे, कुछ किशमिश को जल के अंदर डाल के छोड़ देंगे। अभी यदि आप देखें तो किशमिश का आकार ऐसा है, ये बिल्कुल भी फूले हुए नहीं हैं और इनके अंदर देखिए जल में डालने पर इनके अंदर क्या बदलाव होता है आकार में, यह हम अभी सीखेंगे। इस प्रकार से इनको कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं। बच्चों, यह देखिए, जब हमने किशमिश को जल में डाला है तो आप इसकी सतह पर बुलबुले आते हुए देख सकते हैं, और यह दर्शाता है कि कहीं ना कहीं सतह के आर पार पदार्थों का आवागमन प्रारंभ हो गया है। और यह देखिए बच्चों, आधे घंटे के पश्चात आप किशमिश देखिए, यह कितनी फूल चुकी है, जबकि पहले ये ऐसी थी। यानी जल जो है वह बाहर से किशमिश के अंदर प्रवेश कर चुका है, इसी वजह से किशमिश फूल चुकी है। ये देखिए बच्चों, जल भी विसरण के नियमों के अनुकूल व्यवहार करता है। जल के अणुओं की गति जब वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे हम परासरण कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली से जल की गति जल में घुले पदार्थों की मात्रा के कारण भी प्रभावित होती है। इस प्रकार परासरण में जल के अणु वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा उच्च जल की सांद्रता से निम्न जल की सांद्रता की ओर जाते हैं। यदि हम किसी जंतु कोशिका अथवा पादप कोशिका को शक्कर अथवा नमक के विलयन में रखें तो क्या होगा, क्योंकि यहाँ हमने इसको सिर्फ जल के विलयन में रखा हुआ है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। और इसमें क्या था
कि हमारी जो कोशिका थी वह फूल गई थी, यानी जल जो है वो कोशिका के अंदर प्रवेश कर गया था, क्योंकि जल की मात्रा बाहर अधिक थी और अंदर कम। अब यहाँ हमने शक्कर मिला हुआ विलयन लिया है, यानी यह जो विलयन है इसमें चीनी मिली हुई है। इसमें अब हम इन फूली हुई कोशिकाओं को, यानी किशमिश है, उनको हमने इस शुगर वाले विलयन में डाल दिया है। और आप देखिए किस प्रकार से तुरंत जो है वो प्रक्रिया आरंभ हो गई है। यदि कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर के घोल से अधिक सांद्र है तो जल परासरण द्वारा कोशिका से बाहर आ जाएगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर जल बाहर आना शुरू हो गया है और ये जो सिकुड़न सी आपको नजर आ रही है यह इसी का परिणाम है। ये जो किशमिश थी जो फूल गई थी, अब वह अधिक सांद्र जल में रखने पर सिकुड़ने लग गई है, क्योंकि इसके अंदर का जो जल है वह बाहर की तरफ गति कर रहा है। और जब हम इस प्रकार के किसी विलयन को लेते हैं तो ऐसे विलयन को हम अति परासरणदाबी विलयन कहते हैं। कौन सा? अति परासरणदाबी विलयन, क्योंकि इसमें जो बाहर वाला घोल है वह अंदर के घोल से अधिक सांद्र है और इसी कारण से परासरण द्वारा जल कोशिका से बाहर आ रहा है, जिसकी वजह से हमारी यह किशमिश सिकुड़ने लग गई है। यह देखिए बच्चों, इसमें क्या होता है कि जल कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आ जा सकता है, लेकिन इस स्थिति में कोशिका से अधिक जल बाहर आ रहा है और कम जल अंदर जा रहा है। यहाँ आप दोनों विलयन देख सकते हैं। पहला विलयन जिसमें कोशिका फूल गई थी, किशमिश फूल गई थी, वह था अल्प परासरणदाबी विलयन, क्योंकि इसमें जो माध्यम था वह तनु विलयन था और इसमें कोशिका ऐसे फूल गई थी। जबकि यहाँ जब हमने सांद्र विलयन लिया तो इस प्रकार से जो किशमिश थी वह सिकुड़ने लग गई थी, क्योंकि उसमें जल बाहर की तरफ आना शुरू हो गया था। तो इस सिकुड़न आप देख सकते हैं। यह दो प्रकार के अलग अलग विलयन का प्रभाव है कोशिका झिल्ली के ऊपर, और यह आपको दिखाता है किस प्रकार से जो अणु हैं वह कोशिका के अंदर बाहर गति करते हैं। और यह आप देख रहे हैं वह कोशिका या वह किशमिश जिसमें कोई भी जल की अंदर या बाहर आवागमन नहीं था। इस प्रकार से आप यहाँ देख सकते हैं। और यदि कोशिका ऐसे विलयन में रखी जाए जिसमें बाह्य जल की सांद्रता कोशिका में स्थित जल की सांद्रता के ठीक बराबर हो तो कोशिका झिल्ली से जल कोई शुद्ध गति नहीं करता। इस क्रियाकलाप के बाद अब हम देखते हैं परासरण के उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं या परासरण के लाभ क्या क्या है। किस प्रकार से परासरण की प्रक्रिया कोशिकाओं के लिए और एक कोशीय जीवों के लिए लाभदायक है। तो बच्चों, परासरण की वजह से बहुत सारी अलवणीय जल में रहने वाले एक कोशीय जीव अपना भोजन ग्रहण करते हैं। एक कोशिकीय जीव जल में रहने वाले अपना भोजन ग्रहण करते हैं। किसकी सहायता से? परासरण की सहायता से। और बच्चों, इस परासरण विधि का एक अति महत्वपूर्ण उपयोग है। आप याद कीजिए, पौधे की जड़ें, इनका कार्य हम हमेशा बताते हैं। पौधे की जड़ें जमीन से जल को खींच करके तने के माध्यम से ऊपर पत्तियों तक पहुंच जाती है। तो ये जो जड़ों से जो जल खींचा जाता है मिट्टी से, वह किस विधि से होता है? वह भी परासरण की प्रक्रिया से होता है। यानी जड़ों के द्वारा जल को भी
के द्वारा जल का अवशोषण भी परासरण विधि से होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि परासरण जो है वो किसी भी जीव को अपने बाह्य पर्यावरण से गैसों के आदान प्रदान और जल के अवशोषण और अपने भोजन प्राप्त करने में सहायक होता है। कोशिका के जीवन में विसरण जल तथा गैसों के आदान प्रदान की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अतिरिक्त विसरण कोशिका को अपने बाहरी पर्यावरण से पोषण ग्रहण करने में सहायता करते हैं। कोशिका से विभिन्न अणुओं का अंदर आना तथा बाहर निकलना भी विसरण द्वारा ही होता है। इस प्रकार के परिवहन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बच्चों, अब प्रश्न आता है कि यह प्लाज्मा झिल्ली किस चीज से बनी होती है। तो प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है और कार्बनिक अणुओं जैसे लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। बच्चों, प्लाज्मा झिल्ली की रचना हम केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। कोशिका झिल्ली का लचीलापन एक कोशिक जीवों में कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है। ऐसी प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं और अमीबा अपना भोजन इसी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करता है। और बच्चों, अब समय है आपने क्या सीखा। सबसे पहले आपने कोशिका की चारों ओर प्लाज्मा झिल्ली होती है, इस विषय में आज सीखा। तत्पश्चात हमने सीखा कि यह झिल्ली लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। साथ ही कोशिका झिल्ली कोशिका का सक्रिय भाग है। यही नहीं बच्चों, यह झिल्ली पदार्थों की गति को कोशिका के भीतर तथा बाहरी वातावरण से नियमित करती है। तो यह महत्वपूर्ण जानकारी हमने अपने आज के पाठ से प्राप्त करी। और अब समय है कुछ प्रश्न उत्तर का, जिसमें आपका पहला प्रश्न है, कोशिका की बाहरी परत को क्या कहते हैं। और आपके ऑप्शंस हैं कोशिका परत, आवरण या फिर कोशिका झिल्ली। और इसका सही जवाब है घ यानी कोशिका झिल्ली। और आपका प्रश्न नंबर 2 है, कोशिका झिल्ली किस चीज से बनी होती है। और आपके ऑप्शंस हैं लिपिड, प्रोटीन, क और ख दोनों या फिर कोई नहीं। और इसमें आपका सही जवाब है ऑप्शन घ यानी लिपिड और प्रोटीन दोनों से ही कोशिका झिल्ली बनी होती है। और आपका अगला प्रश्न है, अमीबा अपना भोजन किस प्रक्रिया से प्राप्त करता है, जिसमें आपके ऑप्शंस हैं इंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, फोटोसिंथेसिस या फिर सभी। और आपका सही जवाब है ऑप्शन ख एंडोसाइटोसिस। और प्रश्न नंबर 4 है, विसरण में अणुओं की गति किस दिशा में होती है, जिसमें आपके ऑप्शंस हैं उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ या उच्च सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ। और अंतिम ऑप्शन है निम्न सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ। और इसमें आपका सही जवाब है ऑप्शन क उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ अणुओं की गति होती है। प्रश्न नंबर 5 है, निम्न में से किस विलयन में रखने पर कोशिका सिकुड़ जाएगी। और ऑप्शंस हैं अल्प परासरण दाबी, सम परासारी विलयन, अति परासरण दाबी विलयन या फिर उपरोक्त सभी में। और आपका सही जवाब होगा अति परासरण दाबी विलयन में रखने पर कोशिका सिकुड़ जाएगी। तो बच्चों, इस पाठ में आपने बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। अपनी पुस्तक से इस पाठ को अवश्य पढ़ें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।